हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है मांग और पूर्ति। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है, ये किसने कहा है? तो देखिए किसके द्वारा ये कहा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। जेबी से के द्वारा कहा गया है कि आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। देखिए, से के नियम के मुताबिक जिस अनुपात में आपूर्ति बढ़ती या घटती है उसी अनुपात में मांग भी बढ़ती या घटती है। इस तरह मांग और आपूर्ति हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। से के नियम को बाजारों का नियम भी कहा जाता है। संतुलन कीमत किसे कहते हैं? तो देखिए, इनमें से किसे संतुलन कीमत कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। कीमत जिसे मांग एवं आपूर्ति से निर्धारित किया जाए इसे संतुलन कीमत कहते हैं। देखिए, जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो उसे संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। किसी वस्तु की मांग में विस्तार व संकुचन के परिवर्तन का कारण होता है। तो देखिए, इनमें से क्या कारण होता है विस्तार व संकुचन के परिवर्तन का? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। वस्तु की इकाई मूल्य ये विस्तार व संकुचन के परिवर्तन का कारण होता है। देखिए, किसी वस्तु की मांग में विस्तार या संकुचन वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण होता है। मांग में विस्तार या संकुचन मांग वक्र पर ही होता है। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो प्रतिलोच मूल्य है। तो देखिए, प्रतिलोच मूल्य क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, नकारात्मक। यदि दो वस्तुएं पूरक है तो प्रतिलोच मूल्य नकारात्मक होता है। देखिए, अगर दो वस्तुएं पूरक हैं तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्था ऋणात्मक होती है। इसका मतलब है कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। बढ़ता हुआ प्रतिफल आपूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव डालता है? तो देखिए, क्या प्रभाव डालता है ये? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाएं से दाएं सकारात्मक झुकाव ये डालता है। देखिए, बढ़ता हुआ प्रतिफल आपूर्ति वक्र को बाएं से दाएं खिसकाता है, यानी बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण आपूर्ति की मांग में वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सा वक्र ये बताता है कि विक्रेता दिए गए मूल्य पर विक्रय करने की इच्छा रखता है? तो देखिए, कौन सा वक्र बताता है ये? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आपूर्ति वक्र बताता है कि विक्रेता दिए गए मूल्य पर विक्रय करने की इच्छा रखता है। देखिए, आपूर्ति वक्र किसी वस्तु की कीमत और विक्रेता के उन वस्तुओं को अलग अलग कीमतों पर बाजार में आपूर्ति करने की क्षमता और इच्छा के बीच के संबंध को दर्शाता है। अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य है। तो देखिए, क्या तात्पर्य है मांग का? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग ये मांग का तात्पर्य है। देखिए, अर्थशास्त्र में मांग का मतलब है किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और क्षमता। आवश्यकताओं के लिए मांग है। तो देखिए, आवश्यकताओं के लिए मांग क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, पूर्ण अलोच। आवश्यकताओं के लिए मांग पूर्ण अलोच है। देखिए, आवश्यकता वस्तु की मांग पूरी तरह से बेलोच होता है क्योंकि इसमें उपभोक्ता किसी भी हालत में वस्तु का क्रय करता है। उदाहरण स्वरूप नमक, जीवन रक्षक दवाएं इत्यादि। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब? तो देखिए, कब होगी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जब सीमांत राजस्व बराबर होगा सीमांत लागत के। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था तब निर्धारित होती है जब उसका सीमांत लागत बाजार मूल्य के बराबर होता है। देखिए, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है ना, ये थोड़ी समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसके जो टर्म्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इसे 2 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। आपूर्ति क्रिया किसके बीच संबंध बताती है?
तो देखिए इनमें से किसके बीच संबंध बताती है आपूर्ति क्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मूल्य और निर्गत के बीच में संबंध बताती है आपूर्ति क्रिया। उत्पादन के कारक की मांग है, तो देखिए उत्पादन के कारक की मांग कैसी है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा व्युत्पन्न। ये उत्पादन के कारक की मांग है। देखिए उत्पादन के कारकों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। इसका मतलब है कि इन कारकों से बनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग होने पर ही इनकी मांग होती है। अन्य स्थितियों के समान होने पर किसी वस्तु की मांग में कमी किसके कारण हो सकती है, तो देखिए किसके कारण हो सकती है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण हो सकती है। मांग वक्र जो कि क्षैतिज अक्ष के समानांतर है, ऐसी स्थिति में मूल्य लोच डैश के बराबर होती है। तो देखिए किसके बराबर होगा मूल्य लोच, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अनंत के बराबर होती है। किसी पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म का मांग वक्र है, तो देखिए कैसा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, पूर्ण लोच। किसी पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोच होता है। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म का मांग वक्र क्षैतिज होता है, यह पूर्णतः लोचदार होता है। इसका मतलब है कि फर्म बाजार में तय कीमत पर कितनी भी मात्रा में उत्पाद बेच सकती है। आय के बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है, तो उस वस्तु को कहा जाता है, तो देखिए क्या कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, इसे साधारण वस्तु कहा जाता है। देखिए आय के बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। समान वस्तुओं की मांग और आय में सकारात्मक संबंध होता है। गिफिन और निम्नतर वस्तुओं के बारे में बताएं, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, गिफिन वस्तु निम्नतर वस्तु भी है। देखिए गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने के साथ साथ उनकी मांग भी बढ़ती है। वहीं निम्नतर वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग कम हो जाती है। गिफिन वस्तुएं निम्नतर वस्तुओं का एक दुर्लभ रूप है। टमाटर के घरेलू बाजार में मूल्य बढ़ जाएंगे यदि, तो देखिए कब बढ़ जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ताजा टमाटरों का अन्य देशों को निर्यात हो तो घरेलू बाजार में मूल्य बढ़ जाएंगे किसके, टमाटर के। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो डी वाला कथन सत्य है, यदि आपूर्ति मांग के बराबर हो तो वस्तु के अपने मूल्य होंगे। श्रम की मांग को कहा जाता है, देखिए श्रम की मांग को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग कहा जाता है श्रम की मांग को। देखिए श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग या डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। यह एक अर्थशास्त्र सिद्धांत है। यदि x का मूल्य घटता है तो y की मांग भी घट जाती है। तो x व y कौन सी वस्तुएं हैं, तो देखिए कौन सी वस्तुएं हो जाएंगी ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तुएं ये होती हैं। देखिए अगर किसी वस्तु x की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु y की मांग भी कम हो जाती है, तो x और y स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अन्य चीजों के बराबर रहते हुए निम्न में से किस कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आएगी, तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आएगी। आय निर्धारण के कीनेसियन सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार के दौरान कुल मांग में गिरावट का कारण क्या है, तो देखिए इसमें गिरावट का कारण क्या होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्गत और संसाधनों के मूल्य में गिरावट। देखिए आय निर्धारण के कीनेसियन सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार पर कुल मांग में गिरावट होती है, जिससे उत्पादन और संसाधनों की कीमत में गिरावट आती है, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि आय रोजगार पर निर्भर करती है जो प्रभावी मांग पर निर्भर करती है और उपभोग व्यय और निवेश व्यय पर भी निर्भर करती है। दवाई विक्रेता की दुकान पर रेफ्रिजरेटर संचालन हो रहा है, ये किस वस्तु का उदाहरण है, तो देखिए किस वस्तु का उदाहरण है ये, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ये अंतिम वस्तु का उदाहरण है। निम्न में से किस स्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है, तो देखिए कौन सी स्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, गिफिन वस्तुओं की स्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है।
निम्न में से किस वस्तु की मांग मूल गिरने के बावजूद नहीं बढ़ेगी? तो देखिए कौन सी है वो वस्तु? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, नमक, जिसकी जो मांग है वो मूल्य गिरने के बावजूद भी नहीं बढ़ेगी। मांग के नियम में अन्य चीजें स्थिर रहती है अर्थात, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता है, अन्य वस्तुओं के मूल्य नहीं बदलते हैं, उपभोक्ता का स्वाद परिवर्तित नहीं होता है। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। समुद्र, पानी, ताजी हवा आदि को किन वस्तुओं के अंतर्गत रखा जाता है? तो देखिए इसे किन वस्तुओं के अंतर्गत रखा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मुक्त वस्तुओं के रूप में इन्हें रखा जाता है। देखिए समुद्र का पानी और ताजी हवा को अर्थशास्त्र में मुफ्त वस्तुएं माना जाता है। ये प्राकृतिक संसाधन है और प्रकृति का उपहार है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए कैसी होती है इसकी प्रकृति? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, यह ऐसी इसकी वक्र की प्रकृति होती है। देखिए गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। ये मांग के नियम के विपरीत होता है। गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। निम्न में से कौन सी वस्तुओं का जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? तो देखिए कौन सा है जो संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ऊन और मांस। ये जो है ये संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है। निम्न में कौन व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है? तो देखिए इनमें से कौन सा है जो व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सीमेंट। ये व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है। देखिए ये सूत्र क्या बताता है? तो देखिए ये सूत्र देख के हमें क्या पता चलता है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सापेक्ष आलोच का पता चलता है इस सूत्र को देखकर। देखिए ये सूत्र सापेक्ष रूप से लोचहीनता को बताता है। लोच का मतलब है किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के बाद उसकी मांग में होने वाला बदलाव। नकदी की काल्पनिक मांग किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो देखिए किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्याज दर के द्वारा ये निर्धारित होती है। वह वस्तुएं जिन्हें उपभोग या निवेश के लिए रखा जाता है उन वस्तुओं को डैश कहा जाता है। तो देखिए क्या कहा जाता है उन वस्तुओं को? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्हें अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। संतुलन एक ऐसी अवस्था है जिसे, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बदला जा सकता है केवल अगर आंतरिक कारकों में बदलाव हो। इनमें से कौन श्रम की आपूर्ति का निर्धारण नहीं करता? तो देखिए कौन नहीं करता? तो सी करेक्ट हो जाएगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता। ये श्रम की आपूर्ति का निर्धारण नहीं करता। पेट्रोल व कार के बीच मांग की प्रतिलोच होगी। तो देखिए कैसी होगी? तो डी करेक्ट हो जाएगा, नकारात्मक होगी। पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच। देखिए पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच ऋणात्मक होती है। इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कारों की मांग कम हो जाती है। आर्थिक किराया उत्पन्न नहीं होगा जब कारक इकाई की आपूर्ति डैश होती है। तो देखिए क्या होती है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरे तरीके से लोचशील होती है। जब उत्पादन के किसी कारक की आपूर्ति निश्चित होती है तो आर्थिक किराया उत्पन्न होता है। अगर किसी कारक की आपूर्ति आलोचदार है तो इसका मतलब है कि मांग में बदलाव होने के बाद भी आपूर्ति नहीं बदलती। ऐसी स्थिति में उस कारक से मिलने वाली पूरी आय को आर्थिक किराया कहा जाता है। निम्न में से कौन लोचशील मांग है? तो देखिए कौन सी मांग लोचशील है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, विद्युत। ये लोचशील मांग है। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति निर्भर करती है। देखिए श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जनसंख्या पर निर्भर करती है श्रम की आपूर्ति। देखिए अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि जनसंख्या, आय, वरीयता और अपेक्षाएं। यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिरता हो तो वह कौन सी वस्तु होती है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वह गिफिन वस्तु होती है। एक इकाई मूल्य लोच की मांग का वक्र छुएगा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ना तो मूल्य अक्ष को और ना ही मात्रात्मक अक्ष को।
मांग वक्र में कब परिवर्तन नहीं होगा, तो देखिए कब परिवर्तन नहीं होगा मांग वक्र में, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जब विज्ञापन व्यय में परिवर्तन हो तब मांग वक्र में परिवर्तन नहीं होगा। पूर्ण आलोच मांग डैश के बराबर होती है, तो देखिए किसके बराबर होती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, शून्य के बराबर होती है पूर्ण आलोच मांग। देखिए पूर्ण लोचदार मांग अनंत लोच या शून्य लोच के बराबर होती है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर उसकी मांग में बहुत ज्यादा बदलाव होता है। व्यक्तित्व प्रयोज्य आय है, तो देखिए क्या है ये, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। व्यक्तित्व आय में से गृहस्थ द्वारा प्रत्यक्ष कर भुगतान के घटाने के बराबर ये आय होती है। प्रयोज्य आय या प्रयोज्य व्यक्तिगत आय एक आर्थिक शब्द है जिसका अर्थ है कि वह धन जो घरेलू उपभोग, बचत और खर्च करने के लिए आयकर के लेखांकन के बाद उपलब्ध होता है। आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र में किसको अधिक महत्व देता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, उत्पादक को अधिक महत्व देता है। देखिए आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र में उत्पादन और निर्माताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है। मूल्य विश्लेषण में समय पक्ष को किसने शामिल किया, तो देखिए किसने शामिल किया है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने शामिल किया है। देखिए कीमत विश्लेषण में समय तत्व की शुरुआत अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। मार्शल ने मांग और पूर्ति के संतुलन के लिए आवश्यक समय तत्व को 4 भागों में बांटा था, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। वस्तु की मांग प्रत्यक्ष मांग है लेकिन उत्पादन कारक की मांग डैश है, तो देखिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये व्युत्पन्न मांग है। व्यावसायिक चक्र की किस अवस्था में सूची स्टॉक अधिकतम होगा, तो देखिए कब होगा, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरावट की अवस्था में सूची स्टॉक अधिकतम होगा। मूल्य भेदभाव कब सहायक होगा, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है, जब दो बाजारों के लिए मांग लोच अलग अलग हो तब मूल्य भेदभाव सहायक होता है। मांग की मूल्य लोच है, तो देखिए इनमें से क्या है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, लोच बराबर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भागित मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। जब मूल्य में भारी परिवर्तन के साथ मांग में परिवर्तन ना हो तो वह मांग किस प्रकार की होगी, तो देखिए किस प्रकार की होती है वह मांग, तो सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आलोच युक्त मांग वो होती है। देखिए जब किसी वस्तु की कीमत में भारी बदलाव होने के बाद भी उसकी मांग में कोई बदलाव ना हो तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मांग को निर्धारित करने के लिए प्रत्यक्ष कारक नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, बचत, ये मांग को निर्धारित करने के लिए प्रत्यक्ष कारक नहीं है। निम्न में से कौन सा नजदीक स्थापन्न है, तो देखिए कौन सा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, चाय और कॉफी, ये नजदीक स्थापन्न है। दो बाजारों के बीच एक सफल मूल्य भेदभाव के लिए उत्पादन की मांग लोच होनी चाहिए, तो देखिए कैसी होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। देखिए दो बाजारों के बीच सफल मूल्य भेदभाव के लिए उन बाजारों में उत्पाद की मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। मूल्य भेदभाव एक बिक्री रणनीति है जिसमें एक ही उत्पाद को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। निम्न में से कौन सी उपभोक्ता के लिए अर्ध टिकाऊ वस्तु है, तो देखिए कौन सी है ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अनाज और अन्य खाद्य उत्पाद, ये उपभोक्ता के लिए अर्ध टिकाऊ वस्तु है। पूरक वस्तुओं की मांग को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए कौन से नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त मांग के नाम से इन्हें जाना जाता है। देखिए पूरक वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। संयुक्त मांग का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा वस्तुएं या सेवाओं की मांग एक साथ की जाती है। इच्छाएं कब मांग बन जाती है, तो देखिए कब बनती है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रय करने की योग्यता पर इच्छाएं मांग बन जाती हैं। कृषि उत्पाद की आपूर्ति सामान्यता है, तो देखिए कैसी है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आलोच होती है कृषि उत्पाद की आपूर्ति।
देखिए कृषि उत्पादों की आपूर्ति आमतौर पर अलोचदार होती है। इसका मतलब है कि मांग में बदलाव की तुलना में कीमत में बदलाव कम होता है। कृषि उत्पादों की आपूर्ति में अनियमितता और उतार चढ़ाव रहता है। वे सब वस्तुएं जिनकी आपूर्ति सीमित या कम होती है कहलाती है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट है। विलासिता पूर्ण वस्तुएं होती हैं जिनकी आपूर्ति सीमित या कम होती है। एंजल्स का नियम किसके बीच संबंध बताता है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। उपभोक्ता की आय और वस्तु की मात्रा के बीच में संबंध बताता है एंजल्स का नियम। देखिए एंजल्स का नियम घरेलू आय और किसी खास वस्तु या सेवा पर होने वाले खर्च के बीच संबंध बताता है। यदि चाय का मूल्य गिरता है तो कॉफी की मांग, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, घटती है। अगर चाय का मूल्य गिर गया है तो कॉफी की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है तो वस्तु पर कर की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो सी करेक्ट हो जाएगा, मांग के निम्न लोच की होनी चाहिए। देखिए यदि सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है तो वस्तु पर कर की प्रवृत्ति मांग की कम लोच होती है, क्योंकि ये सरकार के लिए आय उत्पन्न करेगी और कम लोच के कारण उपभोक्ता किसी भी तरह से उन वस्तुओं का उपभोग करेगा जो प्रकृति में आवश्यक है। ब्रेड और मक्खन, कार और पेट्रोल कौन सी वस्तु के उदाहरण है, तो देखिए इनमें से ये कौन सी वस्तु के उदाहरण है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ये संयुक्त मांग के उदाहरण है। निम्न में किसके द्वारा आय और उपभोग व्यय के बीच क्रियात्मक संबंध को जाना जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। कीन्स का उपभोक्ता मानसिकता सिद्धांत के द्वारा आय और उपभोग व्यय के बीच क्रियात्मक संबंध को जाना जा सकता है। जब मूल्य पहले की तरह समान रहते हुए मांग में परिवर्तन होते हुए मांग वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित होता है तो मांगी गई मात्रा में क्या होगी, तो देखिए मांगी गई मात्रा में बी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी। देखिए जब मूल्य पहले की तरह समान रहते हुए मांग में परिवर्तन होते हुए मांग वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाता है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। एक ही मांग वक्र पर संचलन को जाना जाता है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट है, मांग का विस्तार एवं संकुचन से जाना जाता है। देखिए मांग वक्र पर संचलन को मांग की मात्रा में बदलाव कहा जाता है। ये तब होता है जब किसी वस्तु की कीमत में बदलाव होता है। मांग वक्र पर संचलन को मांग वक्र के साथ हलचल भी कहा जाता है। मांग की आय लोच एक से ज्यादा है तो वह वस्तु अवश्य होगी, तो देखिए कैसी होगी, तो बी करेक्ट हो जाएगा, एक विलासिता पूर्ण वस्तु होगी। अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच एक से ज्यादा है तो वह वस्तु विलासिता पूर्ण होगी। मांग की आय लोच ये बताती है कि उपभोक्ता आय में बदलाव के जवाब में मांग में क्या बदलाव होता है। निम्न में से कौन सा वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग के साथ साथ वस्तु के मूल्य को विभिन्न स्तरों पर दर्शाता है, तो देखिए कौन सा वक्र है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बाजार मांग। ये सभी उपभोक्ताओं की मांग के साथ साथ वस्तु के मूल्य को विभिन्न स्तरों पर दर्शाता है। बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग और वस्तु के मूल्य को अलग अलग स्तरों पर दर्शाता है। यह एक ग्राफ होता है। किसने साधारण संतुलन सिद्धांत दिया, तो देखिए इनमें से किसके द्वारा दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लियोन वालरस के द्वारा साधारण संतुलन सिद्धांत दिया गया है। देखिए सामान्य संतुलन सिद्धांत को फ्रांसीसी अर्थशास्त्री लियोन वालास ने दिया था। उन्होंने साल 1874 में एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स नाम की किताब लिखी थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। माना कि चीनी का संतुलित मूल्य 50 किलोग्राम है और यदि सरकार मूल्य 70 किलोग्राम तय करती है, ऐसी स्थिति में तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बाजार में चीनी का आधिक्य हो जाएगा।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको ये भी ज़रूर से कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।